Hello student, welcome to नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद एक बार पुनः आपकी बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करेंगे हमारे टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के क्वेश्चन आंसर को, यानी कि इस टॉपिक के आज हम अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले भारतीयों में कौन नहीं था, यानी जिन्होंने विदेशों में क्रांतिकारी कार्य किए उनमें उन भारतीयों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था। इसके ऑप्शंस हैं का श्यामजी वर्मा, खा सरदार अजीत सिंह, गा है मदनलाल ढींगरा और घा है विनायक दामोदर सावरकर। इसका सही आंसर जो है वो खा ऑप्शन है, सरदार अजीत सिंह। ये नहीं थे विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वालों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में 1907 में भारतीय ध्वज किसने फहराया, यानी कि जर्मनी जो देश है वहां पर सन 1907 में किसने भारतीय ध्वज फहराया था। इसके ऑप्शंस हैं का श्रीमती भीकाजी कामा, खा है लाला हरदयाल, गा है श्रीमती एनी बेसेंट और घा है लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है का ऑप्शन श्रीमती भीकाजी कामा। श्रीमती भीकाजी कामा ने ही जर्मनी में सन 1907 में भारतीय झंडा या भारतीय ध्वज फहराया था। इसके बाद हमारा तीसरा सही विकल्प है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, यानी चंद्रशेखर आजाद जिस जिले में मतलब पैदा हुए थे या उनका जन्म हुआ था उस जिले का नाम बताना है। इसके ऑप्शंस हैं का अलीराजपुर, खा मंडला, गा रायसेन और घा है पन्ना। इसका सही आंसर है का ऑप्शन अलीराजपुर। तो अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तो आजाद हिंद फौज, इसके ऑप्शन है का सुभाष चंद्र बोस, खा कैप्टन मोहन सिंह, गा कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, घा है शहनवाज खां। इसका सही आंसर है का ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है खालिस्तान, यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन खालिस्तान का है। इसका पहला खालिस्तान है, श्यामजी वर्मा ने सन 1905 ईस्वी में खालिस्तान लंदन में स्थापना की थी, यानी कि श्यामजी वर्मा ने 1905 में किसकी स्थापना की थी। तो इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा इंडिया हाउस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर नीचे लिखे हुए हैं, तो पहले खालिस्तान में इंडिया हाउस आना है। सेकंड है, सन 1908 में खुदीराम बोस ने खालिस्तान पर बम फेंका था, यानी 1908 में खुदीराम बोस ने किसके ऊपर बम फेंका था। तो इस खालिस्तान में आएगा एक बग्घी के ऊपर उन्होंने बम फेंका था, जिसमें 2 अंग्रेज महिलाएं सवार थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा खालिस्तान है, देवनारायण तिवारी को खालिस्तान फांसी दी गई थी। देवनारायण तिवारी को खालिस्तान में फांसी दी गई थी, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में उन्हें फांसी दी गई थी। तो इस तीसरे खालिस्तान में जबलपुर आएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है अति लघुत्तरीय है। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी एवं दलपत राय मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो ये जो जिनके नाम मैंने यहाँ पर बताए हैं ये तीनों मध्य प्रदेश के निवासी थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी हमारे मध्य प्रदेश के ही निवासी थे। तो मध्य प्रदेश के ये निवासी थे सभी लोग, दमोह जिले के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के ने कौन से ग्रामों पर कब्जा कर लिया था। आंसर है क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के ने धामरी, बल्टे, पलस्पे आदि ग्रामों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने 1879 में इन गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाफेकर बंधुओं द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी। आंसर है बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन लघु का है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन कीजिए, यानी विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई थी उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने सन 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। कब की? सन 1905 में। और यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना।
संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है काकोरी कांड क्या था बताइए। तो आंसर है 9 अगस्त 1925 ईस्वी में सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी सरकारी खजाना लूटने में सफल हुए और इस घटना में भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमा चला। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। यानी काकोरी कांड वाली ये जो घटना है ये 9 अगस्त 1925 की है। और कहाँ की है? ये लखनऊ और सहारनपुर, यानी सहारनपुर और लखनऊ दोनों जगहों के बीच में जगह पड़ती है काकोरी, वहाँ पर ये घटना घटित हुई थी, इसलिए इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और कब घटित हुई? 9 अगस्त 1925 को। द्वितीय चरण के प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के नाम लिखिए। यानी दूसरे चरण में जो क्रांतिकारी संगठन बने उनके नाम बताना है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वितीय चरण में युवाओं ने कई क्रांतिकारी संगठन बनाए, जैसे भगत सिंह, यशपाल तथा छबील दास ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ का है। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उस आंदोलन के उदय के क्या कारण रहे उस समय? आंसर है क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण के परिणाम नहीं थे, वरन अनेक कारणों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन उस समय हुए उनके होने के पीछे कोई एक कारण नहीं है। कई ऐसी घटनाएं उस समय अंग्रेजों मतलब घटित हुई और अंग्रेजों के द्वारा उन्हें अंजाम दिया गया, जिसके कारण हमारे देश में कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो इसमें से पहला जो कारण है वो है आर्थिक असंतोष। यानी सबसे पहले तो पैसे में ही पैसे के मामले में ही हमारे देश की जनता असंतुष्ट थी। यानी कि आर्थिक नीतियां जो अंग्रेजों ने बनाई थी उनसे ही हमारे देश के लोग परेशान थे। तो पहला है आर्थिक असंतोष। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में काफी असंतोष फैल गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। तो नेक्स्ट जो कारण वो है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। तो लॉर्ड कर्जन जो कि सन 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया था, तो लॉर्ड कर्जन की इस नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति से भी भारतीय लोग काफी असंतुष्ट थे। अगला कारण है बंगाल विभाजन। कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना था। इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया था। यानी ये जो घटना उसने इस घटना को जो अंजाम दिया था, यानी बंगाल राज्य को 2 भागों में बांट दिया था, इस घटना से पूरा देश उससे क्रोधित था, नाराज था। इससे भारतीय युवाओं में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई। यानी लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था उससे पूरे देश में असंतोष फैल गया, पूरे देश की जनता उससे नाराज थी। तो यह भी एक कारण आंदोलन करने का रहा उस समय। इसका फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। यानी आखिरी ये कारण है। तो 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियां हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। तो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं थी उनमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो प्रभाव था वह 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में जैसे कि जो क्रांतिकारियां हुई थी उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की जैसे मानो होड़ लग गई हो। तो अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड
के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। यानी वहाँ पर जो इन देशों में घटनाएं घटित हुई थी और वहाँ जो परिणाम इन क्रांतियों के हुए, उन घटनाओं से भी हमारे देश के लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली। क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन से तरीके अपनाए गए? यानी क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन से तरीके अपनाए थे, उनके बारे में यहाँ पर बताना है। आंसर है, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहले उदारवादी तथा बाद में अनुदारवादी नीति अपनाई। यानी जो हमारे देश के उस समय के क्रांतिकारी हुए, उन्होंने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ उदारवादी नीति अपनाई, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार पर इसका कुछ असर नहीं हुआ तो फिर उन्होंने अनुदारवाद नीति का सहारा लिया। नंबर 1, शिक्षित भारतीयों में दासता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों एवं पैम्पलेटों का वितरण किया। यानी जो पढ़े लिखे लोग थे भारतीय, उनमें गुलामी, दास्ता मीन्स होता है गुलामी, के विरुद्ध अंदर नफरत की भावना जगाने के लिए समाचार पत्रों एवं पैम्पलेटों का वितरण किया। यानी कि जो भी न्यूज़पेपर उस समय छपते थे और उनमें ये सारी मतलब कि उनके खिलाफ जो भी न्यूज़पेपर उस समय छपते थे, उनमें पढ़े लिखे लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत फैलाने के लिए, जगाने के लिए इनका सहारा लिया, न्यूज़पेपर का और पैम्पलेट्स का। नेक्स्ट उसका जो कारण मतलब वजह है, तरीका है, वो ये है कि युवाओं को बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखा। यानी जो हमारे देश के उस समय के युवा थे, उन्हें अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखा तथा आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए जुलूसों आदि का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। देश में बमों और शस्त्र का निर्माण तथा विदेशों से हथियार खरीदे एवं एकत्र किए गए। यानी कि हमारे देश के उस समय के क्रांतिकारियों ने बमों और शस्त्र यानी हथियार बनाने का काम हमारे देश में किया और विदेशों से हथियार खरीदे गए एवं इकट्ठे किए गए। तो ये तरीके उन्होंने अपनाए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है टिप्पणी का, यानी कि शॉर्ट नोट का। तो पहली टिप्पणी है आज़ाद हिंद फौज के बारे में और दूसरी है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो हम पहले आज़ाद हिंद फौज की बात करेंगे। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह ने ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सैनिकों को जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने फौज में एक नई जान फूंकी और नेताजी ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो इनके बारे में आज़ाद हिंद फौज के बारे में ये लिखा ही है स्पष्ट कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सिपाहियों को सैनिकों को जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था मिलाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये संशय की स्थिति बनी, असमंजस की। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सिर्फ कैप्टन मोहन सिंह आना चाहिए, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के साथ नाम जुड़ता है सुभाष चंद्र बोस का। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वो था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 23 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई तथा देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ली। 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही। 1944 ईस्वी में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया गया। सन 1944 में कोहिमा, जो कि इंग्लैंड की नहीं, नागालैंड जो कि हमारे देश का ही एक उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ उस राज्य की राजधानी है कोहिमा, वहाँ 1944 में भारतीय झंडा फहराया गया था। अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर टिप्पणी। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य प्रदेश में जो अलीराजपुर जिला है उस जिले के अंदर आता है भावरा गांव, तो ये वहाँ के निवासी थे और वे 14 वर्ष की अवस्था में ही असहयोग आंदोलन से जुड़े। गिरफ्तार होने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने तथा
असेंबली बम केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घिरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।